अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकार की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, जिसका मकसद हर अंतिम व्यक्ति तक न्याय को पहुंचाना है। किसी भी कारण से उसकी पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, विकलांग है, तब भी उसको न्याय से वंचित न रहना पड़े, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। और विधिक सेवा प्राधिकार जिला मुख्यालय में जहां अदालतें कोर्ट लगता है वहां पे है, अनुमंडल मुख्यालय में अगर कोर्ट है तो वहाँ भी है। इसके अलावा राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके PLBs पंचायतों में मिल जाएंगे, गांव मिल जाएंगे, या प्रमुख संस्थानों के पास, मेडिकल कॉलेज, CIP वगैरह वगैरह के पास मिल जाएंगे, जो आपकी सहायता के लिए रखे गए हैं, ताकि आप अपनी बात विधिक सेवा प्राधिकार को पहुँचा सकें सीधे, और विधिक सेवा प्राधिकार कॉग्निजेंस लेकर उसमें आगे कार्रवाई कर सकें। विधिक सेवा प्राधिकार के इस कार्यक्रम में, कानून की बात में, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, और मूल रूप से अभी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, होने वाली हैं। उन परीक्षाओं में जो तनाव है, उस तनाव से कैसे मुक्त रहें। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर PK डेविड साहब हैं, जो झालसा के मध्यस्थ हैं, और श्री श्री रविशंकर जी महाराज का वो संस्था भी चलाते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो हम जानना चाहते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया है जी। और इसका पूरा मकसद ये है कि सिटीजन्स में राष्ट्र के प्रति वफादारी, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना। जी। तो हम हर हालत में जो हमारा राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हमारा ड्यूटीज़ भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। अधिकार है तो कर्तव्य भी है। तो हमारा कर्तव्य इस ओर है कि हम अपने देश की एकजुटता को बनाए रखें, किसी प्रकार का विभाजन होने के संभावना को बढ़ावा नहीं दें, और भाईचारा भी हम बढ़ाएं, और समाज में एक ऐसी भावना का उसको जागरण करें ताकि लोग एकजुट होकर अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, अपने धर्म, अपने क्षेत्रीय अलगाव, इस सब से ऊपर उठ के देश प्रेम और देशभक्ति के तरफ आगे बढ़ें। तो इसमें बहुत सारे चीज़ जिक्र किए गए हैं। जैसे अब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भाग लेना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। उसी तरह से बच्चे जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजने का भी कर्तव्य हमारा बनता है कि हमारे अगर इर्द गिर्द हमारे बच्चे हैं जो 6 साल से 14 साल के हैं, या हमारे खुद अपने बच्चे हैं, तो उनको स्कूल भेजकर उनको पढ़ाने का ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस तरीके से करीब 6-7 हमारा कर्तव्य जिक्र किया गया है उसमें। एक तो ये है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। पहले तो भारत के संविधान में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, हम लोग मनुष्य, ये स्वभाव है, लोग अपना अधिकार जताना चाहते हैं, हमेशा अधिकार हक की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली लोगों को इस ओर संकेत करता है कि देखिए भाई, आपको यदि अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है। अब नियम का पालन करना है, संविधान का रक्षा करना, संविधान को इज्जत देना है, उसका पालन करना है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। जो संविधान में बातें दी गई हैं उसका अक्षरशः पालन करें। जी। एक तो
भारत के संविधान में जिसका जिक्र है, भारत के संविधान से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तहत पूरी व्यवस्था चल रही है। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा के समय। और बच्चों में तनाव बहुत होता है, मानसिक अवसाद, तनाव, डर, एग्जाम्शन फोबिया जिसको कह सकते हैं, वो होता है। तो उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? आप तो चूँकि कॉलेज में रहे हैं, लंबे समय तक आपने शिक्षण किया है, तो आपको बेहतर अनुभव होगा। ये एक बहुत गहरा विषय है और इस पर चिंतन करने की बात है कि हमारे विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं तो जितना अध्ययन किए रहते हैं, वो स्वाध्याय करते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं, जो भी किए रहते हैं, वैसा वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तनाव में रहते हैं, और ये तनाव होना स्वाभाविक है। परीक्षा का एक तनाव होता ही है, लेकिन तनाव हमेशा नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। लेकिन हमको देखना है कि इस तनाव का हम कैसे मैनेज करें। तो तनाव को मैनेज करने के लिए पहले देखिए परीक्षा के लिए तैयारी करना। तो परीक्षा के लिए आप तनाव से बचते हैं तब जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला बात ये होता है कि आप अपने परीक्षा के विषय को देख लें, उसकी तैयारी को करें और बढ़िया से करें। दूसरी बात, तैयारी करते समय ये ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों का। जैसे लोग 20 घंटा पढ़ने लगते हैं, 18 घंटा पढ़ने लगते हैं, सोते कम हैं, 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, लगातार 3 महीना 4 महीना उस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब परीक्षा आता है उस समय नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उस समय वो इतना अत्यधिक तनाव में हो जाते हैं कि वो जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते। तो इससे हमको बचना होगा। इससे बचने का 2-3 चीज़ याद रखना होगा। पहले कि आपको रात को, जैसे डॉक्टर लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटा सोना है, तो सोना है, 7 घंटा कम से कम सोना है तो सोना है। ये मान के चलिए कि जब आपका मन ठीक रहेगा, शांत रहेगा, तब आप याद भी कर सकते हैं, आपका मेमोरी भी ठीक से काम करेगा। दूसरी बात, अगर आप सोते भी हैं ठीक से लेकिन खाना ठीक से नहीं खाते, वो भी गड़बड़ है। जिस तरह शरीर का देखभाल करना, उसी तरह से मन का देखभाल करना। मन को देखिए, शरीर को भी देखिए। तो खाना भी ठीक उचित ढंग से खाना चाहिए और बाहर का भोजन अवॉइड करना चाहिए। घर में जो बना हुआ सिंपल फूड है उसको खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, ताकि आपका पेट शांत रहे। और पेट अगर ठीक रहेगा तो आपका दिमाग भी ठीक से चलेगा। इसलिए हम लोगों के यहाँ प्रथा है कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो लोग दही खिलाते हैं ताकि पेट शांत रहे। तो एकदम सही बात है कि अगर मसालेदार खाना खाए रहे, बहुत तीता खाए रहे, तो पेट जो है आपका शांत नहीं रहेगा, तो दिमाग भी एसिडिटी होगी, एसिडिटी के चलते दिमाग में भी। तो ये माइंड और बॉडी का तो रिलेशन है, बोलते हैं साइकोसोमैटिक है। तो जैसा मन रहेगा वैसा शरीर भी रहेगा। तो 2 बात हो गई। एक तो शरीर को आप ठीक से देखिए, थोड़ा व्यायाम वगैरह करवाइए, खाना ठीक से खाइए, पानी ठीक से पीजिए, सोइए ठीक से। और एक चीज़ मैं सुझाव दूंगा जो मैं करता आया हूँ, बच्चों को मैं बोलता रहा हूँ कॉलेज में भी, कि आपको मन शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है जो भारतवर्ष दूसरे देशों को सिखा रहा है, पूरे विश्व को सिखा रहा है, वो है मेडिटेशन। तो 10 मिनट या 12 मिनट का मेडिटेशन आप करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे 2-3 बहुत गहरा फ़ायदा है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप करती है। इम्यूनिटी आपका डेवलप करेगा तो आप बीमार नहीं पड़िएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका फोकस, मन का फोकस बढ़ता है उससे, इट इंक्रीजेस फोकस बढ़ता है। तीसरा, आपकी याददाश्त ठीक रहती है। आपका जितना फोकस्ड आपका ब्रेन रहेगा उतना आपका मेमोरी ठीक से काम करेगा। तो मन शांत करने के लिए आपको एकदम पालन करना चाहिए, एकदम रिलीजियसली इसको फॉलो कीजिए कि आप मेडिटेशन डेली कीजिए, या तो सुबह कीजिए या शाम को कीजिए। और एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, आजकल जो स्क्रीन टाइम, हम लोग बच्चों को देखते हैं कि सोकर उठे और मोबाइल पे लग गए।
क्रिकेट मैच हो रहा है तो देखने लग गए, सिनेमा हो रहा है तो देख रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है तो उसको देख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है आपको, आपका परीक्षा का समय है, इसको अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है वही कीजिए। सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं करना चाहिए। और एक, मैं चूँकि कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, मैं चाहूँगा विद्यार्थियों को कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ये सब करने से। और एक कारण है जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप आप कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप उसको लिखिए, लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक बार अगर कलम और कागज़ पर आपका हाथ चलने लगेगा तो आप देखिएगा कि बहुत सा चीज़ आप एक बार दो बार पढ़े हैं, आपको याद हो गया, आप पॉइंट वाइज मेमोरी में स्थायी भी रह जाएगा, मेमोरी में स्थायी भी हो जाए। जो ही आप लिख डालते हैं आपका मेमोरी और गहराई से काम करता है। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि जो आप पढ़े हैं वही सवाल आएगा। और जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आप भगवान का नाम लेना है, जो करना है कीजिए, क्वेश्चन को बहुत ठीक से पढ़िए। पहला काम ये कि क्वेश्चन पढ़ जाए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक से ध्यान से देखिए और क्या जवाब देना है उसको सोच लीजिए, उसके बाद जवाब लिखिए। और समय भी जरूर देखते रहिए, क्योंकि समय का भी कमी रहता है, उसमें समय लिमिटेड है। तो आप देख लीजिए कितना समय में हम कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें समय आपको कम लगता है। अगर 20 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव तो आपको 10 मिनट में भी काम हो जाए, 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो समय जहाँ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको समय लगता है, तो प्रैक्टिस करके लिखने का तो प्रैक्टिस उसमें हमको लगता है कि अगर ध्यान दें कि हमको ये सवाल ज़्यादा बढ़िया से आता है, इसका जवाब बढ़िया से लिख सकते हैं, तो वो पहले करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले, जो सबसे अच्छा आपको आता है उसको पहले लिखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस सवाल का जवाब आप लिख रहे हैं उसकी संख्या मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जामिनर देखे कि भाई किस सवाल का आंसर होता है। कभी कभी मैं तो खुद एग्जामिनर रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आंसर लिख दिया, वो एग्जामिनर बैठे, हम लोग दयालु एग्जामिनर थे तो क्वेश्चन से खोज के निकाल, लेकिन ये गलत है। तो किस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं उसको देखकर और लिखिए, और एकदम उसको अगर समय है तो दोहरा भी लीजिए। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, कि अगर हमारे पास 3 घंटे है, 2 घंटे है, तो 3 घंटे 2 घंटे में हमको क्या कैसे लिखना है, रिवाइज भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तभी हो सकता है संभव जब आप उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखिएगा, आप देख लीजिएगा कि इतने समय में मैं 4 पेज लिख सकता हूँ, 5 पेज लिख। और ये ध्यान रखिए, बहुत नंबर ऑफ पेजेस लिखने से आपको ज़्यादा नंबर आएगा ये ज़रूरी नहीं है। आपने क्या लिखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लेंथी भी नहीं होते, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक लेंथ होना चाहिए उसका। आप अपने जो शिक्षक हैं उनको आप दिखलवा के 2-3 क्वेश्चन का आंसर आमतौर पर स्कूलों में 10 लाइन लिखना है, 20 लाइन लिखना है, सिखाया जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर 10 लाइन में लिखना है, इसका 20 लाइन में लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव है ना, इसको ऐसे करना है। हाँ, वो लिखा रहता है 300 शब्दों में जवाब दें, 150 शब्दों में जवाब दें। तो आप समझ लें कि 150 शब्द के 1 पेज में होगा कि 1.5 पेज में होगा कि 2 पेज में होगा। आपकी लेखनी स्पष्ट होनी चाहिए। ये भी प्रैक्टिस कीजिए कि वो रगड़ना नहीं है, वहाँ लिखना है ताकि एग्जामिनर पढ़ सके क्या लिखे हैं। तो आप एग्जामिनर ठीक से पढ़ सकेगा तो ठीक से नंबर भी देगा। नहीं, एक तो होता है ना कि 2-2 लाइन एक पेज में लिख दिए और पेज उलटते चले गए, तो एग्जामिनर मूर्ख तो नहीं बैठा हुआ है, वो समझ गया कि आप उल्लू बनाने के चक्कर में, तो वो आपको उल्लू बना देगा। वो तो नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट में और मेडिटेशन जो आप कह रहे हैं, तो मेडिटेशन का क्या है, आसान उपाय क्या है? मान लीजिए कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव के कारण, तो कैसे मेडिटेशन करें और क्या करें? मेडिटेशन 2-3 तरीका, जैसे मैं विद्यार्थियों को बोलता था कि देखो मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं, आराम से बैठ जाओ, चेहरा हाथ पैर धो लो बढ़िया से, अच्छा लगेगा। ज़मीन पर कुछ है तो उसको बिछा कर बैठ जाओ, डायरेक्ट फ्लोर पर मत बैठो। और पलथी मार के बैठ सकते हो तो पलथी मार के बैठ जाओ, नहीं तो आराम से बैठ जाओ।
और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद कर लें और सांस लें और अपना ध्यान अपने सांस पर ले जाएं और नासिका छिद्र पर सांस ले ध्यान को ले जाएं। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आजकल गाइडेड मेडिटेशन का वो सोशल मीडिया पर है। हमारे जैसे श्री श्री रविशंकर जी का गाइडेड मेडिटेशन होता है 15 मिनट का, 17 मिनट का, 18 मिनट का। तो आप ऑन कर दीजिए और आंख बंद कर लीजिए और आप सुनते जाइए। धीरे धीरे सुनते सुनते आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अंत तक आप सुनते ही रहेंगे। हो सकता है 7-8 मिनट के बाद आप एकदम ध्यान में चले गए और फिर धीरे धीरे आप वहाँ से निकलते हैं। तो आप करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड। और ऐसे भी सांस लेते हैं जब और छोड़ते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो बॉडी रिलैक्स्ड होता है। तो सांस, और कभी कभी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप गहरी सांस लें, साधारण सांस लेकिन गहरी, और रोकें थोड़ी देर और छोड़ें। तो ये इस तरह से भी आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत। दूसरे ये कि परीक्षा के दौरान अगर कुछ डिप्रेशन फील हो रहा है कि अब हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा भय है, तब क्या कर, तब की स्थिति में क्या करना चाहिए? हमको लगता है साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, बिल्कुल, या गार्जियंस को शेयर करना चाहिए, भाई देखिए हमारी ये देखिए इसमें अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभिभावक भी प्रेशर नहीं दें बच्चों को कि तुम ज़्यादा नंबर लाओ, तो उससे ज़्यादा नंबर तुमको लाना है। ये छोड़ दें। अच्छा करना है, तुम्हारे बस में जो है तुम ध्यान से पढ़ो और जो अच्छा से कर सकते हो करो, ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा से आंसर लिखो, अच्छा से। नंबर कितना आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से आदमी टेंशन और बढ़ता है, तो उससे आप परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए उसको आप तैयार कर लीजिए। आप नोट्स अपना तैयार कर लीजिए ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसान हो। पेंसिल लीजिए, नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, मार्क कीजिए मार्जिन पे कि यहाँ पर ये पॉइंट है, हमको देना है, लिखना है। तो आप पैराग्राफ वाइज, छोटे छोटे पैराग्राफ वाइज आप रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपका मेमोरी बहुत पावरफुल है, ये मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अभी भी रिसर्च हो ही रहा है। ये आकाश में जितने तारे हैं और सौरमंडल हैं और क्या क्या नहीं है, वो भी एक मिस्ट्री है। और हमारे ब्रेन भी अभी तक मिस्ट्री है कि इसकी कैपेसिटी अभी तक नापी नहीं जा सकी है। मेगा गेगा नहीं है यहाँ। हाँ, मेगा वो आप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से भी और सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर। हाँ, बहुत ऊपर है। तो हम लोग लेकिन जितना इस्तेमाल करिए, जितना इस्तेमाल करिए उतना बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नंबर फोबिया या नंबर के प्रति मजबूरी कि अगर हम बढ़िया मार्क्स नहीं ले पाए, 90+ नहीं ले पाए, तो बढ़िया स्कूल में नहीं होगा, बढ़िया कॉलेज में नहीं होगा। ये दोनों तो गार्जियंस के दिमाग में भी है और अपने दिमाग में भी है। वैसी स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो चूँकि मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैं यहाँ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ा था, मेरे साथ बहुत लोग पढ़े थे और ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे जो कि सेकंड क्लास उनको मुश्किल से आया था अपने ऑनर सब्जेक्ट में, और वो फर्स्ट शॉट में यूपीएससी क्लियर किए हैं, फर्स्ट शॉट में। और ऐसे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं। हमारा तो एक फिज़िक्स ऑनर्स के स्टूडेंट थे, हमको याद आ रहा है हमारे बैच का, फिज़िक्स में किसी को ऑनर्स से कम नहीं आता था, लेकिन एक लड़का था जो कि उसको ऑनर्स से कम आ गया था और वो गया दिल्ली प्रिपेयर करने। हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फर्स्ट शॉट में वो आईपीएस हो गया। तो ये जो यूनिवर्सिटी की जो मार्किंग है और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो वो इवैल्यूएशन है, उसमें बहुत अंतर है। बहुत अच्छे अच्छे लड़कों, अभी सुबह में भी बात हो रही थी कि एक सेंट जॉन्स में पढ़ता था लड़का, उतना अच्छा नहीं था लेकिन बाद में आईएएस हो गया। तो ये भूल जाना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी में बहुत हाई स्कोर करेंगे तो हम लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप कैसे अपने को तैयार करते हैं उस पर आप बिल्ड करते जा सकते हैं। आप सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वो बात की बात है, आप जब तैयार सीख लेंगे कि कैसे परीक्षा की तैयारी करना है और कैसे हम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसको अच्छा से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 21वीं सदी ये है,
इट्स एन एज ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जानते हैं वो काफ़ी है अपने आप में। हाँ, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों का बहुत महत्व है। जी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा हम्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको अपना कर्म करना है, फल तो दूसरे के हाथ में है। नहीं, बिल्कुल यूपीएससी बिल्कुल। वालों के हाथ में है, जो वहाँ एग्जामिनर हैं उनके हाथ में है, और यहाँ जो टीचर हैं उनके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कैसे तय करेंगे कि हमको कितना आना चाहिए, लेकिन हम यह जानते हैं कि हमने क्या लिखा है, उसके हिसाब से हम चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उससे बहुत कम आता है तो। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमको तो इतना से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, हमको इतना कम कैसे। और कभी कभी हमने देखा है, चैलेंज किया है, देखा है कि उसको ज़्यादा। ये तभी संभव है जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि आपने उतना अच्छा लिखा है, और ये प्रैक्टिस करने से होगा। और इसमें आपको 100% देना होगा, आपकी तैयारी में आपको 100% लिखना अनिवार्य, जितना ज़्यादा बिल्कुल। लिख सकते हैं टाइम के बिल्कुल। अनुसार, कि 3 घंटे है, 3 घंटे में हमको 10 सवाल हल करने हैं, 5 सवाल हल करने हैं। बिल्कुल, और सवाल का लेंथ कितना होगा, बिल्कुल। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना वो आएगा, सब्जेक्टिव रहेगा, उसके हिसाब से। और ये मान के चलिए कि जैसे हम भगवान पे विश्वास करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो आप अपने को मदद कीजिए, अपने को बनाइए, अपना मेहनत कीजिए, 100% दीजिए, आपको जो दिव्य आशीष मिलना है वो मिलेगा ही, और आप सफल होंगे ही। हाँ, एक तो यह बताना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल। बच्चा किसी कारण से जी। अगर डिप्रेस्ड लग रहा है, लग रहा है कि ठीक से सो नहीं पा रहा है, उसके चलते परीक्षा के नाम पर वो रात भर जगा रहता है, तो स्थिति बिगड़ेगी। तो वह या तो वो संभाले या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाए। बेहतर होगा कि मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाकर एक बार कंसल्ट कर ले, कि ये लोगों को अभिभावक इसको बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ विद्यार्थियों के, चूँकि मैं सारी ज़िंदगी में उन लोगों के बीच रहा हूँ, आपको लगता नहीं होगा कि विद्यार्थी डिप्रेशन में है या अरे कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत सीरियसली अभिभावकों को इसकी ओर ध्यान देना है कि मेरा बच्चा किसी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं है, और उसको कभी ये भावना नहीं होनी चाहिए, हीन भावना अपने ओर नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकूँगा। हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं बच्चा कोई बात नहीं, तुम करो, तुमसे हो जाएगा। और ये प्रोत्साहन दीजिएगा तो बच्चा ठीक करेगा। अभिभावक का उतनी जिम्मेवारी बनती है जितना बच्चों का अपना पढ़ाई में जिम्मेवारी है। परीक्षा के समय अभिभावकों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है, एक तो शुरू में कंप्लीटली ध्यान देना चाहिए, जब से वो पढ़ाई शुरू कर रहा है तब से ध्यान देना चाहिए क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कितना खेल रहा है, कितना सो रहा है, नहीं सो रहा है। लेकिन परीक्षा के समय थोड़ा ज़्यादा अलर्टनेस की गार्जियन की ज़रूरत है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गार्जियंस को एकदम ध्यान देना है, और ये एश्योर करना है कि बच्चे जो है सो अच्छा से सो रहे हैं, अच्छा से खाना खा रहे हैं, और उनका हेल्थ ठीक है, ताकि वो स्वस्थ होकर, मन से शांत होकर परीक्षा दे सकें और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। बच्चा इस एग्जामिनेशन देने जाए तो उस पर कोई दबाव नहीं हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो समझा करके भेजें, हंसते भेज दें कि हंसते हुए जाए और हंसते हुए आए। नहीं, और क्या होता है कि कभी कभी बच्चा गया परीक्षा देने और उसने फील किया कि बहुत अच्छा नहीं कर पाया, घर पे आया, उसने अपने गार्जियंस को बताया, तो उसमें उसको बोलना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई, अब कल की तैयारी करो, अगले परीक्षा की तैयारी करो, जो हो गई सो उसको हटाओ, आगे बढ़ो, आगे वाला परीक्षा देखो। पिछले परीक्षा को लेकर अफसोस नहीं करना है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है, कुछ जो गलती हो गई उसको सुधारते हुए आगे बढ़ते जाना है। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।